नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं धर्मेंद्र नरूका एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं CLT अप्रोच के बारे में, जो रीट 2025 का चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस जिनका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा या लेवल फर्स्ट से हो, तो आपके मेंस एग्जाम में ये वाली अप्रोच जो है वो आने वाली है। तो इसी को लेकर आज की ये क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका CLT अप्रोच से बनने वाला क्वेश्चन हर हाल में सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं CLT अप्रोच के बारे में। ठीक है भाई, और वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर शेयर करने का काम तो आप लोगों का ही है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग जो हैं यहां पर बात करने वाले हैं किसकी? CLT अप्रोच की। इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और उसके बाद हम लिख देते हैं अप्रोच। ठीक है, तो आज हम CLT की बात जो है यहां करने वाले हैं। तो इसको चाहे तो आप CLT बोल दो, है ना, चाहे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? CLT बोल सकते हैं, या फिर आपको कई सारी जगह CE और LT भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करेंगे। इससे जुड़े तमाम जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में कि भाई इसका ओरिजिन कहां हुआ। अगर हम CLT अप्रोच की बात करें, जनरली इससे क्वेश्चन बनता है ना। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन है इसका 1970s का, है ना। कब का है? 1970s का है। और ये होता है कहां? यूरोप में। ओरिजिन कहां का है इसका? यूरोप में। अब यूरोप से संबंधित एक कंट्री तो आपकी कौन सी हो गई भाई? ये तो फिक्स है ही है कि ये तो ऑप्शन में आप लोग देख ही लेना, ब्रिटेन, या हो सकता है कि आपको इंग्लैंड दे दिया जाए। ठीक है, और दूसरी कंट्री जो है वो आपकी हो जाएगी फ्रांस। दोनों ही यूरोपियन कंट्री हैं। अब ये क्वेश्चन एक बार जो पहले है पूछा हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ओरिजिन से संबंधित कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच जो है वो 1970s में ओरिजिनेट हुई। और इन विच कंट्री? तो द आंसर विल बी यूरोप। और यूरोप में भी दो आप कंट्रीज का नाम यहां मेंशन कर सकते हो, ब्रिटेन और फ्रांस। ये दो कंट्रीज के अंदर ये वाली अप्रोच जो है इसका ओरिजिन होता है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपके इसकी अप्रोच से संबंधित आ सकता है कि भाई ये अप्रोच जो है वो कौन से देश में जो है ओरिजिन हुआ। इसका मेन पर्पज क्या है भाई? इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज क्या है? देखो, CLT अप्रोच को लाया गया ताकि कम्युनिकेशन जो है ना उसको बेहतर किया जा सके, है ना। किसको किसको बेहतर किया जा सके? कम्युनिकेशन को जो है बेहतर किया जा सके। तो हम इसके मीनिंग की बात अगर करें, मीनिंग की बात करें तो आप ध्यान रखना, मीनिंग, है ना, या हम इसमें कहें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, है ना, इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन जो है वो आइडियाज को हम लोग क्या करते हैं इसमें भाई? आदान, आइडियाज का एक्सचेंज होता है। लैंग्वेज में क्या होता है भाई? लैंग्वेज हमारे विचारों को एक्सचेंज करने का काम ही तो करती है। लैंग्वेज का मेजर उद्देश्य जो है वो यही है। तो मीनिंग हो गया कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। और इसके अगर हम पर्पज और गोल की बात करें भाई, इसके अगर हम पर्पज और गोल की बात करें तो इसका पर्पज क्या है? एक एक चीज बता दूंगा मैं आपको। देखो, इसका पर्पज या इसका जो गोल है वो है कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस।
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की अगर हम बात करें, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब है टू मेक कम्युनिकेशन स्ट्रांग। क्या मतलब हो जाएगा इसका? टू मेक कम्युनिकेशन स्ट्रांग, यानी कम्युनिकेशन को क्या करना भाई, पावरफुल बनाना या स्ट्रांग बनाना, ये इसका क्या हो जाएगा, पर्पज या गोल हो जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका। एक क्वेश्चन जो है वो यहां से एक आपका जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो टर्म है ना, दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय, है ना, डेलहाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जनरली बनता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। इस टर्म का जो कॉइन जो इसको किया है वो कौन है, डेलहाइम्स है। डेलहाइम्स एक काफी बड़े लिंग्विस्ट हैं और उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, उनके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन उनके रेफरेंस से भी यहां पे पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहां से आगे की बात करते हैं। ठीक है, यहां से आगे की अगर हम बात करें तो देखिएगा, यहां तक हो गया ना भाई सबका। चलो, मेजर चीजें जो हैं हम एक एक करके यहां डिस्कस करते रहते हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बनेगा कि दिस अप्रोच वॉज, है ना, डेवलप्ड, है ना, इन रिस्पॉन्स टू ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी डिजाइन हो सकता है, तो आप लोग आई होप ध्यान रखेंगे कि इस अप्रोच को लाया गया किसके खिलाफ या किसके विपरीत। एक तो आपको ध्यान रखना है कि मेथड का नाम क्या है भाई, ऑडियो लिंगुअल मेथड। कौन सा मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है भाई, कौन सी अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये दो चीजें, इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई यहां पे। चलो, अब हम बात करें कि इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की भाई, है ना, सबसे पहले बात जो है वो किसने की। चलिएगा, देखो इसमें आप लोग जो हैं वो एक तो नोम चॉम्स्की का ध्यान रखेंगे। देखो इसकी अगर हम बात करें, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। इसमें थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं नोम चॉम्स्की के बारे में। इसमें हम बात करते हैं किसकी, नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। ठीक है, देखिएगा, नोम चॉम्स्की ने 1960s में पहली बार परफॉर्मेंस और कम्युनिकेटिव शब्द पर जो है वो क्या किया, फोकस किया। इसीलिए अगर कोई पूछे कि भाई पहला व्यक्ति कौन है जिसने कम्युनिकेटिव की बात की, तो वो है नोम चॉम्स्की। यानी इन 1960s
he first time focused on communicative and performance कम्युनिकेशन के बारे में लिख देता हूं मैं, थोड़ा ठीक रहेगा। कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस इन लैंग्वेज लर्निंग, इन लैंग्वेज लर्निंग। तो अगर पहला व्यक्ति कोई है जिसने कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेशन के बारे में बात की तो वो कौन है? वो है नोम चॉम्स्की। और इसके बाद है ना माइकल हेलिडे, है ना, एंड डेल हाइम्स, दो व्यक्ति जिसका नाम अभी हम जिक्र कर भी रहे थे, डेल हाइम्स, है ना, इन 1970s laid down the foundation of CLT, laid down the foundation of CLT। यानी CLT की नींव जो रखते हैं ना वो दो व्यक्ति रखते हैं, एक तो माइकल हेलिडे हैं और दूसरे कौन है? डेल हाइम है। डेल हाइम्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नाम की जो फ्रेज है, जो टर्म है, उसको क्या किया था? कॉइन किया था। तो ये दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं आपकी इस अप्रोच में, एक तो नोम चॉम्स्की और दूसरे कौन? माइकल हेलिडे। इससे पहले काफी सारी बातें मैं बता चुका हूं और भी हम बातें करेंगे। देखो इसके अलावा एक पॉइंट आप और यहां से ध्यान रखोगे, वो ये है कि दिस अप्रोच, दिस इज, है ना, बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन नेशनल, है ना, फंक्शनल सिलेबस, है ना, फंक्शनल सिलेबस। इस पर ये क्या है? आधारित है, आधारित है। तो ये तो एक बार इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। हर एक लाइन से यहां पर जो है वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हर एक लाइन से जो है यहां पे क्वेश्चन आप लोगों के बन रहा है। देखो मैं एक एक चीज की बात करता हूं। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के बारे में, जिसे CLT या CELT कह सकते हैं। ओरिजिन 1970s का है, यूरोप में ओरिजिन होता है। दो देशों के नाम याद रखोगे, इंग्लैंड और आप फ्रांस या ब्रिटिश, आप इंग्लैंड के रेफरेंस में याद रख सकते हो। मीनिंग यानी कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसका जो मेन पर्पज और गोल होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बोले तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डेल हाइम्स। डेल हाइम्स इस टर्म को जो है कॉइन करने का काम करते हैं। और ये अप्रोच दो आपके एलिमेंट में यहां बता रहा हूं, एक तो ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड दैट अनदर इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। देन यहां तक की बात आई होप आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई नोम चॉम्स्की पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने वक्त में बात की थी, और उसके बाद 70s के दौरान माइकल हेलिडे और डेल हाइम्स ने मिलकर इस अप्रोच के लिए नींव बनाने का जो काम किया। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके और बहुत कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई हमें कम्युनिकेशन की नीड क्यों होती है ना, तो तीन बेसिक नीड्स हैं भाई, है ना। देयर आर 3 बेसिक नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो अगर हम बात करें बेसिक, है ना, नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, बेसिक नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी कम्युनिकेशन की जरूरत आप लोगों को कब पड़ती है भाई, यानी आपको वो कौन सी जरूरत है
जिनको पूरा करने के लिए भाई कम्युनिकेशन का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। तो वो 3 जरूरतों से भी क्वेश्चन जो है आपका या आपको पता करना पड़ेगा उन नीड्स का। ठीक है, तो भाई क्या क्या हो सकता है। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो भाई अगर आपको कोई जानकारी अधूरी है, यानी आपको अगर कुछ नहीं आता है, तो आपको उसको जानने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति से जो है वो संपर्क करना पड़ेगा। तो उस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए तो उसे कहा जाता है, पहली नीड जो बनती है वो बनती है गैप ऑफ लर्निंग। भाई क्या बनेगी? गैप ऑफ लर्निंग। यानी इसकी पहली नीड क्या बनेगी? गैप ऑफ लर्निंग। यानी कि बच्चे को या कोई भी व्यक्ति है, लर्निंग में क्या हो सकता है? गैप हो सकता है। अभी हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो अभी तो हम लर्नर और चाइल्ड की बात ही करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसको अगर आपको जानना है, समझना है, सीखना है, तो किसी व्यक्ति का सहारा आपको लेना पड़ेगा, तो गैप ऑफ लर्निंग। सेकंड, आपको अगर आपकी चॉइस बतानी है, ठीक है। और नंबर 3 आप याद रखना, अगर आपको किसी का आंसर देना है, प्रतिपुष्टि बोले तो फीडबैक, यानी कि क्या? फीडबैक। यानी इन 3 चीजों के लिए हमें बेसिक नीड्स के अंदर ये 3 चीजें आती हैं जिनमें हमें कम्युनिकेशन की जो है वो जरूरत होगी। वापस देख लो, गैप ऑफ लर्निंग, चॉइस और फीडबैक। और ये किसने दिया था? मोरो के अनुसार है। ये किसके अकॉर्डिंग है भाई? मोरो के अनुसार। ये भी आपके क्वेश्चन जो है बन सकता है कि भाई किसने दिया था, तो ये आप ध्यान रखोगे किसके अकॉर्डिंग? मोरो के अकॉर्डिंग देयर आर 3 बेसिक नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज गैप ऑफ लर्निंग, दैट अनदर इज चॉइस एंड नेक्स्ट वन इज फीडबैक। आई होप क्लियर हुआ ना कि बेसिक नीड्स कम्युनिकेशन की क्या होती है। अब इसके बाद चलते हैं कि भाई इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अब मैं इसके प्रिंसिपल्स की बात करता हूं, यानी इसके मेजर प्रिंसिपल्स भाई किस किस चीज पर यह आधारित है। तो प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है मीनिंग के बारे में, कि मीनिंग जो होता है ना भाई, अर्थ ही इसमें क्या माना जाता है? सर्वोच्च माना जाता है। तो मीनिंग इज पैरामाउंट। मीनिंग इज पैरामाउंट। मीनिंग क्या है भाई? मीनिंग सर्वोपरि है। मीनिंग क्या है? सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। अगर आप कोई बात कह रहे हो तो उसका मीनिंग बड़ा मैटर करता है। मीनिंग के माध्यम से ही, या आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो ना, तो वो अर्थ क्या निकालता है, यही तो बात करता है। देखो, कम्युनिकेशन को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे कम्युनिकेशन जो करता है ना, उसे हम कहते हैं सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या करता है? अपने मैसेज को इनकोड करने का काम करता है। यानी वो मैसेज को तैयार करेगा, इनकोड करेगा, फिर यहां एक बेसिक कोई मीडियम होगा जिसे हमने चैनल कहा है। चैनल के बाद वो बात किस तक पहुंचेगी भाई? रिसीवर तक पहुंचेगी, और रिसीवर उस बात को क्या करेगा? डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोड करेगा। तो या इसके द्वारा कही गई बात ये क्या करेगा? डिकोड करेगा। तो यहां पूरा खेल अर्थ का ही तो हुआ ना, इसीलिए बात कही क्या जाए और समझी क्या जाए, इसमें मीनिंग जो है ना वही क्या है? सर्वोच्च है। मीनिंग ही क्या है? सुप्रीम है। तो आई होप पहला पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गया होगा कि मीनिंग जो होता है इस अप्रोच के अंदर, उसको क्या माना जाता है? पैरामाउंट बोले तो सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल। दूसरे प्रिंसिपल की बात हम करते हैं। इसके अंदर फ्लुएंसी देखी जाती है ना? फ्लुएंसी इज इंपॉर्टेंट। फ्लुएंसी इज इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी से ज्यादा फोकस जो है ना वो कहां किया जाता है भाई? फ्लुएंसी पे किया जाता है। आपके भाषा प्रवाह को देखा जाता है। फ्लुएंसी को क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। तो यानी कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का फ्लो में होना जरूरी है, ना कि आपकी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, ग्रामर ठीक है कि नहीं है, इन पर हम उतना फोकस नहीं करेंगे। मेजर फोकस जो करेंगे हम किस पर करेंगे? फ्लुएंसी पे करेंगे भाई।
ठीक है, फ्लुएंसी पे करेंगे। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो देखो जरा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरर्स आर टॉलरेटेड बिकॉज, है ना, दे आर, है ना, नेचुरल आउटकम्स ऑफ लर्निंग, दे आर नेचुरल आउटकम्स ऑफ लर्निंग। एरर्स को टॉलरेट किया जाता है। अगर बच्चा, देखो, अगर आप किसी चीज को पहली बार कर रहे हो तो उसमें गलती होना जायज है। तो अगर पहली बार स्टूडेंट से गलती हो रही है तो उनको सहन किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद टीचर का यह काम है कि भाई उन गलतियों को क्या करे, वो सुधारे। तो एरर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल आउटकम्स है लर्निंग का। कोई भी नई चीज सीखोगे तो गलती होना तो जायज है। पहली बार तो हर काम में ही गलती होती है, तो गलती होना कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं मानी जाती और उसको टॉलरेट किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं मदर टंग की, है ना। मदर टंग इज यूज्ड जुडिशियसली, यानी कि मदर टंग का यूज जो है ना बड़े विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, जांच परख के किया जाता है, काम पढ़ने पर किया जाता है। इसीलिए ये प्रोहिबिटेड नहीं है ना, नॉट प्रोहिबिटेड, ये पूर्णता, या हम कह सकते हैं कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इसको इस पे किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है अर्लियर स्टेज में। और इस पर अर्लियर स्टेज में तो पूरी तरीके से इस पे छूट होती है। अर्ली स्टेज जो होता है ना, शुरुआत में जब बच्चा सीख रहा होता है तो मदर टंग से सीखेगा। उसका कारण मैं बता देता हूं कि जब कोई बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, उसे मुझे इंग्लिश सिखानी है, तो भाई पहले तो उसको मुझे उस भाषा में ही इंग्लिश सिखानी पड़ेगी जो भाषा उसको आती है, तो वो उसकी मदर टंग होगी। तो जब भी किसी भी लर्नर को विचार आएंगे तो वो तो भाई मदर टंग में आएंगे। अब मदर टंग से उसको कन्वर्ट करके वो सेकंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में ले जाना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे सहारा मदर टंग से ही लेना पड़ेगा। इसलिए मदर टंग का यूज जो है बड़े विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, जांच परख और सोच समझ के किया जाता है। ठीक है, तो ये तो मदर टंग की बात हो गई। इसके बाद देखो हम बात करते हैं इसमें ऑथेंटिक लैंग्वेज की, है ना। ऑथेंटिक लैंग्वेज, ऑथेंटिक लैंग्वेज का मतलब होता है ना, रियल लाइफ से जो जोड़ने का काम करे, है ना। अ लैंग्वेज, है ना, अ लैंग्वेज विच इज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, इज यूज्ड। ऐसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है जो उसके जीवन से जोड़ने का काम करती है, जो उसके काम आती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। इसके नंबर 6 पे देखो, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज, अब भाई टारगेट लैंग्वेज का यूज इस अप्रोच में किस तरीके से किया जाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज को जब इसमें यूज किया जाएगा तो उसका तरीका क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो टारगेट लैंग्वेज जो है वो यहां पर कम्युनिकेशन का माध्यम है ना। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, है ना। इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो 3 लैंग्वेजेस की बात जो है वह मैंने आप लोगों से की।
भाई एक तो इसमें मदर टंग का यूज जो है ना वो किया जा सकता है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है भाई। जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब तब बच्चे को बताना ही पड़ेगा कि आपको इस शब्द का मतलब जो है वो ये होता है, तभी जाकर तो बच्चा जो है वो यहां पर सीख पाएगा, ठीक है। और ऑथेंटिक लैंग्वेज से जोड़ के रखना पड़ेगा ताकि वो काम काम की बातों को तो सीख सके। और टारगेट लैंग्वेज का मेजर उद्देश्य क्या है, क्लास में कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए इसको सिखाया जाता है, ना कि इसका कोई उद्देश्य अलग से होता है। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर कौन से पे आ गए हम लोग, 6 के बाद 7th नंबर के पॉइंट पे आ गए। 7th नंबर का पॉइंट है ना, फिगर आउट द, है ना, इंटेंशन ऑफ स्पीकर एंड लर्नर। कम्युनिकेशन के लिए यह बहुत जरूरी है कि लर्नर और स्पीकर जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं उनका भाई इंटेंशन क्या है, वो किस उद्देश्य के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। क्योंकि मेजर जो पार्ट है कम्युनिकेशन का वो तो यही है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि ये दोनों की दोनों जो हैं ये क्या है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट होते हैं। तो भाई आपको जो है फिगर आउट तो करना पड़ेगा, बिना फिगर आउट किए हुए ये काम नहीं चलेगा। इसलिए इंटेंशन को जानना जरूरी है कि स्पीकर और लिसनर किस बात को लेकर जो है वो चर्चा यहां कर रहे हैं, है ना। इसके बाद एन एक्शन, है ना, मे हैव मल्टीपल मीनिंग। अब देखो ये लाइन क्या कही है कि एक एक्शन जो होता है ना उसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, है ना, और उनको इसमें एक साथ क्या किया जा सकता है, दे कैन बी प्रेजेंटेड, दे कैन बी प्रेजेंटेड, है ना, टुगेदर। और इसमें अगर हम बात करें वोकेबलरी और ग्रामर की, अगर हम इसमें वोकेबलरी की बात करें और ग्रामर की बात करें तो ये किस पर डिपेंड करती है भाई, ये एक तो फंक्शन के अकॉर्डिंग बोली जाएगी, है ना, एक कॉन्टेक्स्ट क्या है और एक जो है सिचुएशन क्या है भाई, इसको आधार मानकर जो है इनका यूज करना होता है। जिस वोकैबुलरी को बच्चे को सिखाना है या बताना है तो उसका क्या, किस फंक्शन के लिए सिखा रहे हो, किस कंटेक्स्ट में सिखा रहे हो और किस सिचुएशन में उसका यूज किया जा रहा है, ये इसमें मैटर करता है। तो ये इसके क्या हो गए भाई, प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल के बाद देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, है ना। अब इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, है ना, कॉम्पिटेंस। अगर हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें तो 4 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। जिसमें पहला जो आता है वो आता है आपका, देखिएगा, ग्रामेटिकल, है ना, या इसको लिंग्विस्टिक कह सकते हैं हम, है ना, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। यानी सबसे पहले बच्चा जिस चीज में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए, कम्युनिकेशन में ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस से संबंधित बातें उसे आनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट बनता है वो बनता है सोशल या सोशियो लिंग्विस्टिक, है ना, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। यानी कब, कैसे और किससे बात करनी है, ये बड़ा जरूरी है। सही समय पर सही व्यक्ति से कही गई सही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए इसमें कब तो बोलनी है, व्हेन, कैसे बोलनी है, हाउ, हुम, किससे बोलना है, ये एक स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। यानी
इसमें 3 चीजें ध्यान रख सकते हो, कैसे बोलना है, कब बोलना है और किसको बोलना है। ये तीनों बातें मैटर करती हैं भाई, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर का कॉम्पिटेंस जो होता है वो है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, ठीक है, कॉम्पिटेंस ये बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ये होता क्या है कि आप किसी भी चीज की प्लानिंग जब करते हो तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंस बनती है ना, वो आपकी कौन सी बनती है, स्ट्रेटेजिक बनती है, ठीक है। कौन सी बनती है, स्ट्रेटेजिक बनती है भाई। समझ में आया बात, समझ में आई भाई बात, है ना। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। शब्द को अगर कोई बात आपने गलत कह दी तो आप उसको किस तरीके से संभाल सकते हो, तो वो इसमें होता है। और फोर्थ नंबर पे आता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब है कि आप अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाओगे, सेंटेंसेस को जोड़ना आना चाहिए। तो इसमें कोहेजन करना, क्या करना, कोहेजन करना, शब्दों को कनेक्ट करना आना चाहिए। यानी ये 4 कॉम्पिटेंसी एक लर्नर के अंदर होनी चाहिए भाई। उसका ग्रामर वाला हिस्सा अच्छा होना चाहिए, कब किसे और कब किसको कैसे बोलना है ये भी उसे पता होना चाहिए। बात अगर उलझ गई तो उसको कैसे संभालना है ये भी उसे आना चाहिए। और अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाना है, सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाता है, ये डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में जो है बच्चे को सिखाया जाता है। तो इसलिए ये चारों जो हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये एक स्टूडेंट की बढ़िया होनी ही चाहिए, तब जाकर वो पूर्णता जो है वो कंप्लीट है। जो एकदम जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, वो उसका हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये चीजें जो हैं भाई काम आती हैं, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया आपके। चलो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई कम्युनिकेटिव अप्रोच की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं। इसकी टेक्निक्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, है ना। तो अब मैं बात करता हूं टेक्निक्स की, है ना। इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं भाई। देखो, रोल प्ले हो सकता है एक, तो इसमें क्या हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है। पहली कंडीशन तो क्या है कि भाई इसमें रोल प्ले हो सकता है, कोई गेम खिलवा सकते हो बच्चे को, गेम्स, है ना। इंटरव्यूज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं भाई, है ना। इंफॉर्मेशन गैप भी एक प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है ना। लैंग्वेज एक्सचेंज करवा सकते हैं, लैंग्वेज एक्सचेंज करवा कर भी इसको इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से 4-5 प्रकार तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि रोल प्ले हो गया, गेम्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, है ना, लैंग्वेज एक्सचेंज हो गया, इंफॉर्मेशन गैप हो गया, और एक और इसमें बनता है दैट इज पेयर वर्क, है ना। पेयर वर्क, पेयर्स के साथ ग्रुप बना के और टेक्निक्स के अंदर ही आ जाएंगे। तो इसमें 6 प्रकार की टेक्निक हो गई। देखो, रोल प्ले हो गया, गेम्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, इंफॉर्मेशन गैप हो गया, है ना, और लैंग्वेज एक्सचेंज हो गया, और क्या हो गया, पेयर वर्क हो गया। तो टेक्निक्स में ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद इसमें 2 चीजें और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये भी पूछी जाएंगी कि रोल ऑफ द टीचर, कि भाई इसमें टीचर का रोल क्या है ना, और रोल ऑफ लर्नर, और लर्नर का रोल जो है वो क्या है। देखो, इसमें 2-3 बातें हैं वो आप यहां समझ सकते हो। देखो, टीचर जो है यहां फैसिलिटेटर का काम करता है। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का मतलब होता है वो सहयोग करता है, वो एक्टिविटी में, ड्यूरिंग द एक्टिविटी और इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी वो क्या करता है, सहयोग करता है। वो को पार्टिसिपेंट भी है, वो को पार्टिसिपेंट भी है, खुद वो उसके साथ साथ पार्टिसिपेट करता है। वो इसमें रिसर्चर भी है। खोज करता कौन है भाई, टीचर ही तो है, रिसर्चर भी है। इसके अलावा वो सुपरवाइज भी करता है पूरी एक्टिविटी को, तो वो कौन हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा भाई, है ना, सुपरवाइजर हो जाएगा। तो टीचर के 4 रोल है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ये 4 पॉइंट जो है वो आप याद रख लोगे तो आपका काम यहां से बड़ी आसानी से हो जाएगा।
और अगर हम लर्नर की बात करें तो लर्नर यहां पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट होता है ना, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट होता है ना, और बच्चा बड़े आसानी से सीखता है कि भाई इसमें पूरी फैसिलिटी जो है ना बच्चे को मिल रही है, पूरी फैसिलिटी बच्चे को मिल रही है, तो यहां इंडिपेंडेंट है और एक्चुअल में वो डोमिनेंट भी है भाई, इसमें वो डोमिनेंट है और वो रियल कम्युनिकेटर है। सच में जो कम्युनिकेशन होता है ना वो रियल कम्युनिकेटर, क्या लिखेंगे, रियल कम्युनिकेटर, यानी कम्युनिकेशन जो होता है वो लर्नर्स के बीच में ही तो होता है, इसलिए उसे क्या भी कहा गया है, रियल कम्युनिकेटर जो है वो कहा गया है। और कहते हैं कि जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना उसे मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो ही contributes as much he gains, जितना ज्यादा वो सीखेगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा, और वो मीनिंग को नेगोशिएट करता है ना, खुद नेगोशिएट द मीनिंग, वो मीनिंग को क्या करता है, नेगोशिएट करता है मीनिंग को, मीनिंग निकालेगा भाई, उसको किसी भी प्रकार से उसका यूज करेगा, वो कौन करेगा भाई, लर्नर ही करेगा। तो ये तो रोल ऑफ टीचर हो गया और वो क्या हो गया भाई, रोल ऑफ लर्नर हो गया। अब इसमें एक बात और बची है कि भाई इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो देखो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहली बात करेंगे कि नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेज, ज्यादा बड़ी क्लासेज में इसका यूज नहीं होता, और हमारे यहां तो क्लासेस बड़ी होती हैं, है ना। दूसरा ये सिस्टमैटिक नॉट डज नॉट प्रोवाइड या डू, चलो इट पूरा लिख देता हूं, इट डज नॉट प्रोवाइड सिस्टमैटिक नॉलेज, है ना, ऑफ ग्रामर, नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का सिस्टमैटिक नॉलेज जो है ना इसके द्वारा नहीं प्रोवाइड करवाया जाता। इसमें ग्रामर उतनी ही सिखाई जाती है जितनी फंक्शन के आधार पर, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर है, यानी पूरे सेंटेंसेज जो हैं इसमें नहीं सिखाए जाते, बहुत ज्यादा अटेंशन जो है ग्रामर पे नहीं दिया जाता, और इट नीड्स ट्रेंड टीचर्स, है ना, इट नीड ट्रेंड टीचर्स, यानी टीचर का बहुत ज्यादा ट्रेंड होना जरूरी है, और हमारे देश में वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ टीचर्स, तो ये भी एक इसका मेजर डिसएडवांटेज जो है वो हो जाता है, क्योंकि टीचर से बहुत कुछ चाहिए, टीचर यहाँ सुपरवाइजर भी है, टीचर यहाँ रिसर्चर भी है, टीचर को पार्टिसिपेंट भी है, टीचर यहाँ पर मैंने बताया ना कि फैसिलिटेटर है, यानी टीचर का रोल तो बहुत कुछ है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा, सपोर्टिव रोल है। तो इसके लिए ऐसी अप्रोच में ढलने वाला टीचर चाहिए, और इन आवर कंट्री वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ टीचर्स। सो ये आपका पूरा की पूरा CLT अप्रोच हो गया है। इसमें हर एक बात जो है जो आपके काम की थी वो सारी मैंने यहां पर इंक्लूड कर दी है। अब मैं एक बार फटाफट मैं रिवाइज करवा रहा हूं भाई शुरू से, ठीक है। तो मैंने यहां से शुरू किया था, फटाफट देखना। CLT अप्रोच का ओरिजिन 1970s में यूरोप, ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस याद रख लेना। मीनिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसका पर्पज जो है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, टर्म को कॉइन करने का काम डेलहाइम्स करते हैं, और ये अप्रोच ऑडियो लिंगुअल मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच के खिलाफ जो है लाई गई, क्योंकि ये पूर्णतः फेल हो चुके थे। नॉम चॉम्स्की वो पहला व्यक्ति है जिसने इसके बारे में बात की। माइकल हेलिडे और डेलहाइम्स ने इसकी नींव बिछाई इंग्लैंड में। हाँ आगे, ये नेशनल फंक्शनल सिलेबस पर बेस्ड है। इसकी 3 बेसिक नीड्स होती हैं, गैप ऑफ लर्निंग, चॉइस और फीडबैक। किसने दिया है भाई, मोरो ने दिया है। इसके बाद देखिएगा, मीनिंग जो है वो सर्वोपरि होता है, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी के बजाय एरर्स को टॉलरेट किया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल आउटकम्स होती हैं लर्निंग का। मदर टंग का यूज विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, जांच परख सोच समझ के किया जाता है।
ऑथेंटिक लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज जो रियल लाइफ से संबंधित है, व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, उसका यूज किया जाता है। टारगेट लैंग्वेज, यहां कोई उद्देश्य नहीं है सीखना, वो या कोई उससे कुछ अचीव नहीं किया जा रहा, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्लास के अंदर। इसके अलावा इसमें स्पीकर और लर्नर के दोनों के इंटेंशन को देखना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों पार्ट हैं कम्युनिकेशन का। एक एक्शन के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, इसमें उसको एक साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। वोकेबलरी और ग्रामर जो है फंक्शन, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के आधार पर सिखाई जाती है। इसके बाद मैंने बताई इसके कॉम्पिटेंस कौन कौन से होते हैं, तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है, सोशल कॉम्पिटेंस होता है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस होता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस होता है। डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। इसके बाद टेक्निक्स में रोल प्ले, गेम्स है, इंटरव्यूज है, इंफॉर्मेशन गैप है, लैंग्वेज एक्सचेंज है ना, और पेयर वर्क है। और कौन सा हो जाएगा, पेयर वर्क हो जाएगा। उसके बाद टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर का है, को पार्टिसिपेंट का है, रिसर्चर का है, सुपरवाइजर का है। और लर्नर क्या है, इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, रियल कम्युनिकेटर है। जितना वो सीखेगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और वो मीनिंग को भी अपने अकॉर्डिंग ही नेगोशिएट करने का काम करता है। इसके अलावा इसके 3 मेजर डिसएडवांटेजेस भी मैंने बताया कि भाई ओवर क्राउडेड क्लासेस में यूजफुल नहीं है, ये ग्रामर का सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड नहीं करवाता, और टीचर की नीड बहुत ज्यादा होती है, इसमें एक ट्रेंड टीचर की जरूरत होती है, और हमारे देश में ऐसे टीचर्स की कमी मानी जाती है। तो ये आपकी कंप्लीट CLT अप्रोच हो गई है। आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, और आपको हर एक बात जो है जो मैंने बताई इस सेशन में वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो सारे वीडियोज को देखो, ताकि आपका नॉलेज और ज्यादा इंक्रीज हो। बाकी बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी आपके लिए मैं यहां पर बना चुका हूं या अपलोड कर चुका हूं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।